हाँ जी, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज एक राजस्थान जी के जो पढ़ रहे थे उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम आज राजस्थान के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान शुरू करेंगे। हम राजस्थान के इंस्क्रिप्शन के बारे में, राजस्थान के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे। मैंने आपको जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, फिर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के कई सारे प्रजामंडल पढ़ाए थे। हालांकि कुछ प्रजामंडल बचे हुए हैं, दो कारणों से रोक दिए। एक कारण तो ये कि अब जो बचे हुए हैं उनके अंदर सीधी सीधी सी जानकारी है। सन बता दिया, उनके संस्थापक बता दिए, कोई बड़ी घटनाएं है नहीं। बीकानेर वाले में थोड़ी घटनाएं थी, तो वो मैंने जब बीकानेर वाला किसान आंदोलन पढ़ाया था तो उसके साथ में कई घटनाएं मैंने उस टाइम बता दी थी। नाम नाम से है, उनमें कुछ समझाने बुझाने वाली चीजें बचती नहीं, तो इसलिए वो मेरा जीव ही नहीं माना कि क्या बताया जाए खड़े हो गए सीधे सीधे उसके बारे में। तो दूसरा ये कि मैंने जब शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि प्रजामंडल बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। और मैं तो जब पढ़ा करता था, उसके बाद जब पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद में जब पढ़ता था तब तो कभी पढ़ते ही नहीं थे, उस टॉपिक को छोड़ दिया करते थे कि यार अब इतना लेंथी सा बोरिंग सा हो रखा है, क्या पढ़े इसका। पढ़ाना शुरू किया तो मैं हमेशा फील ही करता था क्लास में बच्चे भी बोर ही हो जाया करते थे। हालांकि क्लास में तो फिर भी कम बोर होते हैं। उसका कारण ये होता है क्लास में इतनी ज्यादा किस्से, कहानियां, उन नेताओं के बारे में प्रसंग खूब सारे होते हैं, तो थोड़ा यूं माहौल बना रहता है क्लास का, तो उस हिसाब से बच्चों की याद भी हो जाता है और क्लास में अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है। मतलब प्रजामंडल ढंग से याद भी हो जाते हैं। यहाँ पर वो इतनी किस्से कहानियां सुनाई नहीं जाए। क्यों नहीं सुनाई जाए? तो कैमरे की तरफ देख के तो आज बोला जाए, कल बोला जाए। ये कहानियां सुनाना अपने आप में कला है। जनता को देख के ज्यादा उत्साहित होता है आदमी, तब ढंग से और सुना पाता है, तो वो वहां वाला थोड़ा ज्यादा बैठता है, तो वहां प्रजामंडल थोड़े ढंग से पढ़े भी जाते हैं, याद भी हो जाते हैं। और काम काम की जितनी बातें होती है वो लिखवा दी जाती है और खूब सारी बातें बता दी जाती है, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। मैंने इस बार कोशिश की कि यार प्रजामंडल थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए क्लास के अंदर थोड़ा लिखवाते कम है, समझाते ज्यादा है, कहानियां ज्यादा बताते हैं। इस बार क्यों ना इनको लिखवा दिया ज्यादा जाए, इनको लिख ज्यादा दिया जाए, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पर मैंने जैसे रेस्पॉन्स देखे तो मुझे लगा कि यार ये किससे कहानियां भी नहीं सुनते। क्योंकि पिछला प्रजामंडल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने अलवर के राजा के किस्से बताए थे, और मुझे नहीं लगता कि वो किस्से किसी ने भी आप में से सुने होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अलवर प्रजामंडल तक गया होगा। उसने भरतपुर प्रजामंडल ले दे के 2-4 मिनट सुना होगा, आगे टिक मारे होंगे, आगे गया होगा, आगे गया होगा, उसने निकाल दिए होंगे। तो फिर इतने बोरिंग टॉपिक को पढ़ के करना भी क्या, जब आपकी इच्छा नहीं तो। और मुझे तो और बड़ा जोरदार से लगता है कि प्रजामंडल नहीं, शायद ऑनलाइन कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जा सकता। सच्चाई तो ये है। और एक अच्छी सी सच्चाई है, पढ़ाई तभी होती है जब पैसे लगते हैं, फोकट में नहीं होती, फलती नहीं है शायद वो। और इस भारत भूमि का मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ऑनलाइन पढ़ाई जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। पढ़ाई उपनिषद है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर जो की जाती है वही होती है। बाकी मोह माया ब्रह्म है। आप यूं मानते हो कि मैं मोबाइल आगे रख लूंगा और उसे पढ़ लूंगा, यदि कोई पढ़ लेता है कोटि कोटि प्रणाम है उस हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई पढ़ाई करने का अपने आप में माध्यम होता है। पर जो भी जैसे भी, यदि कोई वैसे नहीं पढ़ पाए उसको ऐसे पढ़ लेना चाहिए। पर ऐसे भी वो फोकट वाला नहीं पढ़ पाता, वो फिर वो जब पैसे लगते हैं तो वो वाला पढ़ पाता है। पर हम हमारा कर्तव्य निभाएं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो मुझे लगा कि यार टॉपिक कोई दूसरा ले लिया जाए, तो दूसरा कौन सा लिया जाए। तो राजस्थान के अभिलेख, या ज्यादा अच्छे शब्दों में बताऊं तो राजस्थान के हिस्टोरिकल सोर्सेज, राजस्थान के जो भी ऐतिहासिक स्रोत है उनके बारे में। क्लास में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं उनके बारे में नोट्स के अंदर लिखते हैं कि जब हम कोई आपके घोसुंडी पढ़ रहे हैं तो हम घोसुंडी अभिलेख पढ़ेंगे, जब हम चौहान पढ़ रहे हैं तो बिजोलिया पढ़ेंगे, जब हम राज सिंह पढ़ रहे हैं तो राज प्रशस्ति पढ़ेंगे, हम जगदीश मंदिर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रशस्ति पढ़ेंगे, हम सिसारमा का वैद्यनाथ मंदिर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रशस्ति पढ़ेंगे। उस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुख्य चीजें आ जाती है। और बाकी ये कोशिश करते हैं कि जब भी क्लास वाले टेस्ट लिए जाए तो उसमें कई अभिलेखों के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या तो क्लास में जाके हम में से कोई समझा दे, नहीं समझाए तो बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर ले। उस हिसाब से स्टूडेंट कर भी लेता है, बहुत स्मूथली हो भी जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगा यार क्लास में इतने ज्यादा नहीं बताए जा सकते, और क्लास की अपने आप में लिमिटेशन होती है कि यूं तो आप राजस्थान जी के पढ़ाने बैठो तो और छोर नहीं है दूर दूर तक कहीं पे, तो फिर तो भले आप 5-7 साल तक ही राजस्थान जी के पढ़ाते रहो, आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पूरा सिलेबस करवाना होता है। क्लास के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजें पढ़ाई जाती है। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि बहुत अच्छी सी मैं बात बताऊं,
मुझे पर दिलीप सर ने बहुत अच्छा सा कहा कि देख, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि तू रजिस्टर में सब कुछ लिखवा दे और उसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन आ जाए। एक दूसरा तरीका ये है कि तू रजिस्टर में बहुत कम लिखवाए और 100 में से 90 क्वेश्चन आ जाए। अब तू सोच लेना कि किस हिसाब से पढ़ाना होता है, किस हिसाब से पढ़ाना नहीं होता है। मुझे लगता है सेकंड वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। हम 100 में से 100 के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं कि हम मैक्सिमम सवाल कर पाए, उतने कर पाए जितने से लाइन टच हो और हम जो भी एग्जाम उसको करेक्ट कर पाए। तो वहां पर उतनी सारी चीजें बताई जाती है। अब चूंकि टाइम है, निक में बैठे हैं यहाँ पे, तुम घर पे निक में बैठे हो, मैं थोड़े अभिलेख पढ़ा दूंगा, जीव करे तो पढ़ लेना, नहीं जीव करे भगवान भला करे, अल्लाह माफ करे। तो हम राजस्थान के अभिलेख शुरू करेंगे। कौन कौन से अभिलेख? फिर एक बात और लो, सुन लो कि मैंने पुराने पेपर उठा के देखे तो मैंने देखा यार पुराने पेपर में कहीं ना कहीं अभिलेखों के क्वेश्चन खूब सारे पूछे हैं। पिछले 2-1 साल के अंदर आरपीएससी ने थोड़े ज्यादा ही पूछने शुरू किए। मैंने एक और बड़ा जोरदार नोटिस किया कि उसने एक बार जो क्वेश्चन पूछा, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नीचे 4 ऑप्शन देगा, अगली बार उसने उस ऑप्शन में से एक को क्वेश्चन बना दिया और जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन लेके आ गया। तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी आप देखना, क्वेश्चन के हिसाब से भी। मैं आज भी अभिलेख पढ़ाऊंगा तो आपको खूब सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो हम राजस्थान के अभिलेख देखेंगे, राजस्थान के इंस्क्रिप्शन हम देखने शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये तो पहले तो ये हेडिंग ये किसी अभिलेख का पीछे बताया हुआ है कि अभिलेख वगैरह कैसे क्या हुआ करते थे। अब आगे मैंने क्वेश्चन से शुरू किया। इस बार एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है? शिलालेख नॉर्मल सा मीनिंग देखो, अभिलेख लिखा हुआ जो भी हो अभिलेख। शिला मतलब भाटा, पत्थर, रोक, पत्थर पे कुछ भी लिख दिया गया है तो वो अपने आप में शिलालेख हो गया। बोल्ड कर दिया गया है अपने आप में, आपको दिख रहा है। इसका आंसर तो आपको दिख रहा है कि बड़ली, कि बड़ली वाला जो अभिलेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। हम आगे और बात करेंगे क्यों है, कैसे है, क्या है। पर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है बुचकला, एक दे रखा है बिजोलिया, एक दे रखा है बड़ली और एक दे रखा है बसंतगढ़। चारों बी, 4 बी। हम इन 4 अभिलेख की बात कर लेते हैं कि इन 4 अभिलेखों में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे पुराना। क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। जैसे आंसर मैंने बता दिया, बड़ली अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान का है, सबसे एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान का अपने को मिला वो बड़ली। अब इनके चारों के बारे में और बातें करेंगे। पर जब हम ये बात ही करेंगे, हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो मैं एक थोड़ी सी बात और बताऊं कि कोई हिस्ट्री की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए 2 प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो अपने को मिलते हैं कि कोई पुराना धोरा खोदा और धोरे के अंदर नीचे मिल गया कुछ, कालीबंगा मिल गया, आहड़ मिल गया, वहां से कुछ चीजें मिली, हमने कहा इनके आधार पर ये हिस्ट्री। एक अपने को कुछ रिटर्न एविडेंस मिलते हैं कि कोई अभिलेख मिल गया, कोई किताब मिल गई, उसके अंदर क्या लिखा उनके बारे में जानते हैं। ये जो अपने आर्कियोलॉजी वाला सिस्टम था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यदि राजस्थान में सबसे पहले किसी ने करना शुरू किया था आपने, तो उस बंदे का नाम ACL कार्लाइल है। इधर लिखा होगा ACL कार्लाइल। 1871 में ये जो ACL कार्लाइल थे, इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रारंभ करने वाला बंदा कौन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को स्टार्ट करने वाला बंदा कौन था। अरे एक बात और बतानी थी, इंग्लिश मीडियम वालों को भगवान जाने क्या रहता है कि इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। अरे राजस्थान जी की क्या होता है इंग्लिश में, मतलब राजस्थान सेवा संघ। अब इसको इंग्लिश में भी राजस्थान सेवा संघ ही कहते हैं। स्थापित किया गया, तो मैं बोल ही जाता हूं और नहीं बोलूं तो स्टेब्लिश होता है यार। उसके अंदर क्या पूछना होता है मेरे कभी समझ में नहीं आता कि इसको इंग्लिश के अंदर नहीं बताया गया। ये ऐसा कोई वर्ड जो होते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण, मैं जहां तक कोशिश करता हूं मैं बोल जाता हूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब आपको कोई अलग से उसका और बताना होता है तो वो पता नहीं, कईयों के वो रहता है इसके नोट्स नहीं दिए। अरे निकमो कुछ तो करो रे खुद। पर फिर भी कल से विजय सर ने वो एक टेलीग्राम वाला चैनल बनाया, फेसबुक पे उसका वो लिंक भी दे रखा है, तो वहां पे जाके ले लेना, उसकी PDF ले लेना। इतने यदि आरसी पढ़ आई गया हो तो ये ध्यान रख लेना। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है पुरातात्विक सर्वेक्षण, वो 1871 में 1871 में ACL कार्लाइल द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था इसको। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अभिलेखों की बात करते हैं। 4 देख लेना आप, बुचकला, बिजोलिया, बड़ली और बसंतगढ़। हम आगे बढ़े इससे। तो 4 अभिलेख, थोड़ा अभिलेखों के ऊपर नजर। शुरुआत के अंदर एक बताया हुआ क्या क्या है। मैंने 4 अभिलेख बताए। मैंने कहा कि इन चारों में सबसे पुराना बड़ली है और राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख बड़ली। बड़ली अजमेर के अंदर है, अजमेर से मिला बड़ली वाला जो अभिलेख है वो अपने को। कब का है तो 443 BC, बहुत पुराना हो गया यार। अशोक वाले जो अभिलेख मिले उनसे भी बहुत पुराना हो गया। 443 BC का अभिलेख अपने आप नाम, और आगे बात करेंगे इसका। राजा का नाम और कोई अपने को ज्यादा मिलता नहीं। वहां बड़ली के पास में एक मंदिर है बिलोट माता का, उस बिलोट माता वाले मंदिर से अभिलेख प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है
किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिलोट माता के मंदिर से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो बढ़ ली। इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो बढ़ ली। अब से अपने ये भी याद रख लेना कि सन कौन सा है इसका, तो सन 443 बीसी। मैं आगे और बात करूंगा, सन की बात करूंगा, दूसरी कई बातें करूंगा आपके साथ। फिर एक अभिलेख बसंतगढ़, सिरोही के अंदर बसंतगढ़ नाम की एक जगह पड़ती है, वहां से एक अभिलेख मिला आपने 625 ईस्वी। इस बार ईस्वी में आगे, एडी के अंदर आगे। ये बीसी है, ये आपके एडी के अंदर आगे। किसी एक राजा का अभिलेख मिलता है, राजा का नाम है वर्मलात। कौन था, कहां का था, अभी हम और बात करेंगे वर्मलात के बारे में। अभी इतना याद रखा जाएगा, वर्मलात नाम का राजा था जिसका एक अभिलेख मिला, बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी का। फिर एक माता जी के मंदिर से बना, श्यामगिरी माता का मंदिर, इनके मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है। आज जैसे बिलोट माता वाला पूछा, उठा के कोई ये पूछ ले कि श्यामगिरी माता के मंदिर से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ, तो बसंतगढ़ जो अभिलेख है, वर्मलात वाला जो बसंतगढ़ अभिलेख है, क्योंकि बसंतगढ़ में एक 1042 एक बावड़ी का अभिलेख और मिला वहां पे, लाहणी बावड़ी है, लाहणी नाम की रानी थी, उसने बावड़ी बनवाई थी, वो एक अभिलेख अलग से मिलता है, तो वो अभिलेख दूसरा है, पर ये वर्मलात वाला अभिलेख एक दूसरा है। तो बसंतगढ़ में दो है, एक 625 वाला, एक 1042 का अभिलेख मिला है। फिर एक बुचकला, जोधपुर से अभिलेख मिला 815 ईस्वी का। जो प्रतिहार राजा हुए थे उनमें जो नागभट्ट प्रतिहार, नागभट्ट सेकंड जो था प्रतिहारों में, उसका ये अभिलेख है, वापस एक मंदिर से प्राप्त हुआ है, पार्वती माता के मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर एक चौथे की बात हम कर रहे थे, बिजोलिया, ज्यादातर हम जानते हैं, बिजोलिया की खूब सारी बातें अपने को आती है, बताने की जरूरत भी नहीं है। 1170 ईस्वी का अभिलेख है, सोमेश्वर चौहान का अभिलेख। ये याद रखने वाली बात, मैंने देखा कि कहीं ये भी क्वेश्चन था कि जो बिजोलिया अभिलेख है वो कौन से चौहान राजा के टाइम का है, तो सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान और बताऊं तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज थर्ड है। पृथ्वीराज चौहान जिसे हम तराइन के युद्ध में घोरी से लड़ता हुआ देखते हैं, उसके जो पिताजी थे सोमेश्वर चौहान थे, उन सोमेश्वर चौहान का अभिलेख, उनका शासनकाल यही 69 से तो शासनकाल ही शुरू होता है, 70 का ये अभिलेख है। एक जैन मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है, पार्श्वनाथ जी भगवान का जैन मंदिर है, तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर आप कह सकते हो, पार्श्वनाथ जैन मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो बढ़ली 443 बीसी बिलोट माता के मंदिर से, बसंतगढ़ 625 ईस्वी वर्मलात के टाइम का श्यामगिरी माता के मंदिर से, बुचकला 815 ईस्वी का नागभट्ट सेकंड प्रतिहार राजा के शासनकाल का पार्वती माता के मंदिर से, बिजोलिया 1170 एडी का जो सोमेश्वर चौहान के शासनकाल का है, जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी बातें, मतलब ये जो चार बातें सीधी सीधी लिखी हुई चार अभिलेख के बारे में, इनसे 2-3 क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप थोड़ा ढंग से देखना इसको। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले आपने बड़ली वाले के बारे में लिखा हुआ, तो बड़ली वाला जो अभिलेख था, ये अपने एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उनको ये अभिलेख प्राप्त हुआ था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा, ज्यादातर लोगों का नाम सुना हुआ है। और किसी एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन था कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा को ये अभिलेख कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ था, तो उसकी तो मैंने अभी बात कर लिया कि बिलोट माता के मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ था। 1912 के अंदर ये अभिलेख प्राप्त हुआ, जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कभी हिस्टोरियन की क्लास और लेंगे तो उसमें और बताएंगे कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या थे, क्या क्या किया था, पर नाम याद रखना, बड़े इतिहासकार हुए। और बाद में अजमेर वाले म्यूजियम के अंदर ला के रख दिया गया, तो ये तो याद नहीं रखो, ये वाली बात ऊपर वाली याद रखना। आपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, क्वेश्चन ही कह रहा था आपने। भारत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है पिपरावा, पिपरावा अभिलेख है 487 बीसी का, जिसे भारत का सबसे प्राचीन माना जाता है। यूपी में पिपरावा नाम की जगह से अभिलेख प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि पिपरावा वाले के बाद यदि कोई पुराना अभिलेख मिला आपने को, तो अपना बड़ली वाला। ये बात तो याद रहे नहीं रहे, ये याद रहे आपने, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जीएच ओझा को 1912 में अपने बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। 2-3 शिलाएं से प्राप्त हुई थी, पट्टियां सी, पूरा पढ़ा हुआ तो समझ में आ नहीं रहा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन जितना उन लोगों के समझ में आया तो उस हिसाब से उन्होंने कहा भाई ये सन वगैरह ऐसे समझ में आ रहा है, ये इतना पुराना जाके निकल पा रहा है। आप देखो एक नीचे बड़ी जोरदार वाली, यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 का है, वीर निर्माण संवत 84 का अभिलेख माना जाता है। वीर निर्माण संवत क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर की डेथ के बाद, भगवान महावीर की डेथ के बाद एक नया सन शुरू किया गया। वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु के 84 साल बाद का अभिलेख, कि उनकी मृत्यु के 84 साल बाद में हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो ये आपका 84 साल बाद का अभिलेख मिलता है, इसलिए इसमें ये लिख दिया गया कि वीर निर्माण संवत 84। जैन ऐसा क्लेम करते हैं कि यह भारत का सबसे प्राचीन संवत है, कि आप देख लो बाकी वाले जो आपके संवत निकलेंगे वो भारत में इतने प्राचीन नहीं निकलते जितना ये प्राचीन निकलता है।
हालांकि अभी तक हम पूरे तरीके से ऑथेंटिक नहीं हो पाए इस सन के बारे में, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। तो ये वीर निर्माण संवत के बारे में बता रहे हैं। अब ये वीर निर्माण संवत है, जैनों की बात है, तो इसका मतलब जैनों की बातें कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है माध्यमिका। हम सब जानते हैं माध्यमिका के बारे में, जिसे आजकल हम नगरी कहते हैं, जहां से हमें एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जहां से हमें जो सीवी जनपद था अपना, उस सीवी जनपद की राजधानी माना जाता था इसको, जिस माध्यमिका के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मीनांडर ने आक्रमण कर दिया था, जिस माध्यमिका के लिए कहा जाता है कि पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका वर्णन है, जिसके लिए कहा जाता है कि महाभारत में भी इस माध्यमिका का वर्णन आता है। तो एक प्राचीन नगरी रही थी। यह अभिलेख ये कहता है कि यहाँ पे जैनों का एक केंद्र था। ये बात याद रखने वाली। इस बार को ये आपने देखना कि यहाँ पर एक जैन केंद्र होने की यहाँ पे सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक जैन केंद्र रहा था माध्यमिका के अंदर। तो अभिलेख बड़ली अजमेर के अंदर है, माध्यमिका चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, और उसके बारे में जानकारी देता है। वीर निर्माण संवत थोड़ा सा याद रखना कि महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद। वैसे और बात तो महावीर की मृत्यु, जो स्वामी महावीर थे, भगवान महावीर थे, उनकी जो मृत्यु दिवाली के दिन मानी जाती है कि दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हुई, और अगले दिन से कि मतलब कार्तिक की अमावस्या को तो दिवाली, तो कार्तिक की शुक्ल एकम जो होती है, प्रतिपदा जो होती है, उससे एक नया सन जो है वो जैनों के द्वारा शुरू किया गया था। और आपको भी नोटिस भी करना, आपने जितने भी जैन वाणिये होते हैं वो दिवाली को अपना खाता वही चेंज कर देते हैं, और वो वहां से नया साल मानने लग जाते हैं कि नहीं भाई अब यहाँ से नया खाता भाई शुरू किया जाएगा। तो ये भी रीजन रहा होगा, भले ही हम इस संवत के बारे में भूल गए होंगे, इतना नहीं जानते होंगे, प्रचलित नहीं रहा होगा, बाद में चलन में नहीं आया होगा, ये बाद में इतना ज्यादा सर्कुलेशन इसका नहीं रहा हो, लेकिन है अपने आप में ये अभिलेख भी वीर निर्माण संवत के बारे में हमें जानकारी देता है। ये वाली बात थोड़ी सी आप देखना इसके अंदर। माध्यमिका चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको एक जैन केंद्र के रूप में ये स्थापित करता है। बड़ली, ये बड़ली वाले की बात है। अब इससे आगे चलते हैं अपन। इसके बाद दिया हुआ बसंतगढ़ अभिलेख। शुरुआत में कुछ बातें हमने की बसंतगढ़ अभिलेख के बारे में। मैंने बताया कि 625 ईस्वी का है। श्यामकरी माता, श्यामकारी लिख दिया इन्होंने, श्यामकरी माता, या इनका एक नाम और लोकल भाषा में आजकल इनको खिमेल माता बोलने लगे। तो उनका एक माता जी का मंदिर है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। बाद में वही अजमेर लाके इस अभिलेख को भी राजपूताना म्यूजियम के अंदर छोड़ दिया गया। मैंने वही बताया कि एक वर्मलाप नामक राजा के बारे में जानकारी देता है। सीधी सीधी जानकारी थी कि वर्मलाप नाम का राजा था, उसका कोई सामंत है राजिल, उसका कोई सामंत है राजिल, और उसके पिता है वज्रभट्ट भी, या सत्यासर भी इनको कहा जाता है। इनका वर्णन करता है। कौन थे राजिल और वज्रभट्ट, ये दोनों बाप बेटे कौन थे? तो अर्बुद देश के स्वामी थे। अर्बुद देश कहते हैं अपने आप में अबू, माउंट आबू, बसंतगढ़ वही पास में पड़ता है। तो वर्मलात नाम का राजा रहा होगा, उसका कोई सामंत रहा होगा राजिल, उससे पहले उसके पिताजी सत्याश्रय वज्रभट्ट वहां पर रहे होंगे, और उन्होंने ये मंदिर बनवाया था श्यामकरी माता का। इन्होंने सत्याश्रय या वज्रभट्ट ने मंदिर बनवाया था, और वहां पर अभिलेख लगवा दिया होगा। एक जानकारी तो ये मिलती है, जब सामंत बात आती थी, जानकारी सामंत प्रथा पे, फ्यूडल सिस्टम जो राजस्थान का हुआ करता था, उसकी जानकारी देती थी। फ्यूडल सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाला ये अभिलेख अपने को बसंतगढ़ अभिलेख मिलता है। और इस बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर एक शब्द आता है राजस्थानी आदित्य। तो आप कई किताबों में अपने देखोगे कि सबसे पहले राजस्थानी शब्द यदि कहीं पर दिखाई देता है तो इस बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर ही हमें दिखाई देता है। तो ये वही बसंतगढ़ अभिलेख है, इसमें राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। और अब थोड़ी सी बातें अलग आते हैं वर्मलात के बारे में। वर्मलात कौन है भाई? तो वर्मलात के बारे में कहा जाता है कि वर्मलात जो था ये चावड़ा वंश का शासक था। खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ, दो प्रकार के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये कि बसंतगढ़ अभिलेख हमें कौन से वंश की जानकारी देता है? तो चावड़ा वंश की जानकारी देता है। पर हम तो राजस्थान जी के जब पढ़ते हैं तब चावड़ा वंश के बारे में इतनी कोई चीजें पढ़ते भी नहीं कि भाई चावड़ा वंश भी कोई हुआ था। और फिर मुझे याद है एक बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि चावड़ा वंश की राजधानी कौन सी थी, और कंगाली में आटा गिला कि उधर इतना वर्णन आता नहीं और आप इधर ये चीजें और पूछ लेते हो। लो थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो चावड़ा वंश था, चावड़ा वंश भी कहते हैं, या चाप वंश भी कहते हैं, या चापोत्कट वंश भी कहते हैं, अलग अलग इसी के नाम लिए जाते हैं। ये अपने गुजरात और राजस्थान वाला जो मिला जुला इलाका था, इसके अंदर चावड़ा वंश हुआ करता था। आज भी गुजरात के अंदर चावड़ा राजपूत होते हैं। मिला जुला इलाका था। इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी भीनमाल। आज भी अपने जालोर के अंदर एक जगह पड़ती, इसे किसी टाइम में श्रीमाल कहा जाता था, अब चल के अपने भीनमाल हो गया। ये भीनमाल इन चावड़ाओं की राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पर चावड़ा वंश हुआ करता था। हम आगे पढ़ेंगे कि कालांतर में जो भीनमाल थी प्रतिहारों की राजधानी हो गई थी, और राजस्थान और गुजरात वाला जो बेल्ट था अपने, जो मिला जुला जो जंक्शन लगता है, इसको अपने बोलते थे गुर्जरात्रा। तो
गुर्जरात्रा वाला बेल्ट बोलते थे। कालांतर में जब प्रतिहार यहाँ पर जाके स्टैब्लिश हुए थे, इसलिए प्रतिहारों के जो नाम के साथ ही गुर्जर शब्द ही जुड़ गया था कि कौन से प्रतिहार, कि जो गुर्जर क्षेत्र के अंदर रहते थे प्रतिहार। पहले वो मंडोर के प्रतिहार है, तब उनके साथ ऐसा कोई शब्द नहीं है, पर जब जैसे उस इलाके के अंदर जाते हैं तो गुर्जर प्रतिहार कहलाने लग जाते हैं। तो वो जो गुर्जर प्रतिहार थे, उनसे पहले यदि यहाँ पर कोई वंश था तो चावड़ा वंश था। गुजरात की तरफ और थे, पाटन में अनहिलवाड़ा वाला जो इलाका था उसमें चावड़ा वंश हुआ करता था। तो उस चावड़ा वंश का राजा है वर्मलाल, और इन चावड़ा वंश की जो राजधानी थी, ये राजधानी हुआ करती थी भीनमाल। और बात बताऊं, हवेनसांग जो अपने चीनी यात्री था, जो चाइनीज ट्रेवलर था, जो वेनसांग था, वो यहाँ की यात्रा करके गया था, और वो लिखता है भीनमाल के बारे में, वो लिखता है कि मैंने 641 एडी के अंदर उसने यात्रा की थी। हम हवेनसांग की बातें इंडियन हिस्ट्री में कहीं और करेंगे। वो जब भीनमाल की यात्रा करके गया था तो वो कहता है कि एक गुर्जर देश से होकर मैं गुजर रहा हूं, जिस गुर्जर देश की लंबाई 300 मील है, ये तो लेंथ है, और उसका पैरामीटर, उसकी परिधि जो है वो कहता है 833 मील है। पूरी जानकारी देता है कि मैं गुर्जर देश से होकर गुजर रहा हूं, जिस गुर्जर देश की लंबाई, लेंथ 300 माइल, और जो उसकी जो परिधि है, उसके जो पैरामीटर है, उसका जो परिमाप है वो 833 मील। और वो ये कहता है कि यहां पर कोई एक क्षत्रिय जाति का राजा राज कर रहा है। अपने अब के अनुसार उसको इधर उधर जब बांटते हैं तब अपने कहते हैं कि वो जो क्षत्रिय राजा रहा होगा वो यही था, वर्मलाल। हालांकि एक नाम और बताया जाता है, कोई व्याघ्रमुख नाम का राजा रहा होगा, पर व्याघ्रमुख ये वर्मलाल ही रहा होगा, जिसका एक नाम कहीं और व्याघ्रमुख हमने कर दिया होगा। तो हवेनसांग ऐसी जानकारियां देखी गई कि मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा हूं और ये गुर्जर देश है, इस गुर्जर देश की राजधानी, वो कहता है गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल, और वो चाइनीज भाषा में भीनमाल नहीं लिखता है इसको, वो चाइनीज भाषा में इसको लिखता है पीलो मोलो। भीनमाल को पीलो मोलो कहता है, इसे गुर्जर देश की राजधानी कहता है। हम आज के आधार पर कहते हैं कि वो भीनमाल रहा होगा। वो कहता है क्षत्रिय जाति का शासन था, वो जो क्षत्रिय थे वो ये चाप वंश, चापोत्कट वंश या चावड़ा वंश के लोग रहे होंगे। कहा लिखा ये चावड़ा वंश के लोग रहे होंगे। तो ये हवेनसांग के बारे में थोड़ी सी जानकारी की, वो इसके बारे में क्या क्या कहता था याद रखना। 641 ईस्वी के आसपास वो यहाँ से निकला था। वो गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल बताता, जिसे वो पीलो मोलो लिखता। चाइनीज नाम ऐसे ही, अपने क्या करें उसके अंदर अपने नाम निकालना होता है तो पंडित जी आते हैं, पंडित जी अपने नाम निकाल के जाते हैं, रमेश सुरेश रख लो जो बच्चे का नाम रखना। चाइना में ऐसा नहीं होता होगा। मैं जब 11वीं में पढ़ता था, हमारे केमिस्ट्री के सर हुआ करते थे, तो एक दिन सर से कह दिया कि सर ये जो आप ये इतने लंबे लंबे नाम बताते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सर ये याद ही नहीं होते हैं। 4 and 6 लगाओ, किसी का हाइड्रो लगाओ, किसी का कोई मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, ये सब बेंजीन, इतने कैसे नाम बड़े याद होंगे और ये नाम कैसे होते हैं? तो वो हंसते हैं। ये देखो नामकरण की विधियां होती है, तुम्हारे घर पे नाम निकालने के लिए पंडित जी आते हैं, ग्रह नक्षत्र तिथियां देख के तुम्हारे नाम निकालते हैं। वैसे देखो साइंस में मैं बता दूंगा कैसे कैसे नाम निकलते हैं। फिर वो ये मजाक में करते हैं कि देखो तुम्हें पता है चाइना में नाम कैसे निकलते हैं? सर हमें क्या पता चाइना में कैसे निकलते हैं? तो चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो घर के अंदर कोई चम्मच है, लोटा है, कोई बर्तन लेते हैं और कोई बर्तन लेके उसको नीचे पटकते हैं और चंग चंग हूं, हाँ हूं, जिंग, जो आवाज आ जाती है, जैसी आवाज आ जाती है वो उसका नाम रख देते हैं। तो हवेनसांग को भाई को भगवान जाने क्या मजा आया जो अपने भीनमाल का नाम कर गया पी लो मो लो। तो कोई ये भी पूछ ले कि भीनमाल, पूछा हुआ कोई पूछ लेगी, और पूछा हुआ भी है कि भीनमाल को क्या कह के गया था वो, तो पी लो मो लो कह गया था। ये याद हो रखना। तो इसकी लेंथ 300 माइल बता के गया था और इसकी पैरामीटर जो थी वो 833 माइल बता के गया था। वो एक क्षत्रिय वंश बताता जो चावड़ा वंश रहा होगा। लो भीनमाल की बात आई तुम और को। हम पढ़ते हैं कि भीनमाल में, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ और बताता हूँ दो बात। हम पढ़ते हैं कि भीनमाल के अंदर, भीनमाल के दो बहुत बड़े विद्वान हुए थे अपने। एक हुए थे कवि माघ, भीनमाल के अपने हुए थे कवि माघ, और एक भीनमाल के और हुए थे अपने ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त तो हुए अपने साइंटिस्ट और माघ हुए अपने संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। माघ की तो बहुत ही शानदार सी बुक है जिसका नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, और शिशुपाल माघ ने शिशुपाल वध नाम की जो लिखी थी, बुक लिखी थी, तो लिखी है। माघ के लिए वैसे भी कहा जाता है कि माघ में कालिदास की, भारवी की और दंडी, जो संस्कृत के 3 बड़े विद्वान हुए, उन तीनों के गुण। और बाकायदा से कहा जाता है कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम पद ललिते दंडी ने माघे संतित्रियो गुण, कि माघ में इन तीनों के गुण हैं। जो गुण दंडी, भारवी और कालिदास रखते हैं, माघ अकेला रखता है। तो अपने लिए गौरव की बात कि वो माघ अपने भीनमाल के थे। वो इन चावड़ा राजाओं के
आश्रित रहे थे। वर्मलात जो राजा था इन्हीं के आश्रय के अंदर वो मांग रहे थे। इन्हीं के टाइम का अपने ब्रह्मगुप्त, जिन ब्रह्मगुप्त के लिए हम कहते हैं कि तुम्हारे न्यूटन ने तो भगवान जाने सेव गिरता हुआ नीचे कब देखा था, पर हमारा ब्रह्मगुप्त तो बहुत पहले सेव नीचे गिरता हुआ देख गया था। इसलिए ब्रह्मगुप्त को हम वो उसकी ग्रेविटी की खोज करने वाला मानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज करने वाला मानते हैं। और हम कहते हैं कि अब चूंकि न्यूटन का नाम ज्यादा फेमस हुआ, अंग्रेजों ने जब अपनी किताबें पढ़ी उन्होंने कहा अरे यार न्यूटन जैसी बात यहाँ पर भी कोई बंदा करके गया था, तो उन्होंने कहा कि ये भारत का न्यूटन है, तो हम ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कह देते हैं। और ब्रह्मगुप्त की दो बहुत अच्छी सी किताबें, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, तो ये सब इन्हीं के काल के अंदर ही लिखी गई थी, चावड़ाओं के शासन काल में लिखी गई थी। और एक किताब और खंड खाद्यक, हम मिडाइवल पढ़ते हैं तो और पढ़ते हैं कि जब अरेबिक इन्वेडर्स, अरबी आक्रमणकारी अपने देश पर हमला करने के लिए आए थे, तो वो जब अपनी किताबें यहाँ से कोई लेके गए, उनको अपनी किताबों की जानकारियां मिली, तो उन्होंने इन पुस्तकों का अरबी में ट्रांसलेशन करवाया था। हम आगे पढ़ते हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य के अरबी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अल सिंध हिंद और अल अरकंद के नाम से इनके अरबी ट्रांसलेशन भी बाद में हुए थे। तो ये माघ और ब्रह्मगुप्त दोनों अपने भीनमाल के थे, और माघ और ब्रह्मगुप्त जो है ये दोनों जो थे ये चावड़ा के शासनकाल के अंदर रहे थे। और चावड़ाओं की राजधानी भीनमाल हुआ करती थी, गुर्जरात्रा क्षेत्र हुआ करता था। ये हविंसा किसके बारे में बता गया है, कालांतर में चावड़ाओं को हरा के यहाँ पे प्रतिहार आ गए थे, और वो गुर्जर प्रतिहार के नाम से फेमस हो गए थे, क्योंकि प्रतिहारों की खूब सारी ब्रांचेस थी, इसलिए वो गुर्जरात्रा वाले प्रतिहार थे, तो गुर्जर प्रतिहार कहने लग गए थे उनको। चलो इसके बारे में बात आगे और पढ़ते हैं थोड़ा। फिर एक नया अभिलेख है, लो बुचकला अभिलेख की बात की जाए, वो अभी थोड़ी देर एक पहले मैंने बात बता दी थी। जोधपुर में बिलाड़ा नाम की जो अपने पड़ती है, बिलाड़ा का पार्वती मंदिर है, उस पार्वती मंदिर से अभिलेख अपने को प्राप्त होता है। मैंने बताया था बिलोट माता वाले मंदिर से, श्यामगिरी माता वाले मंदिर से, पार्वती मंदिर से और पार्श्वनाथ जैन मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि इसकी खोज कोई नानूराम नाम के व्यक्ति थे, ब्रह्मभट्ट नानूराम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्या कहता है ये अभिलेख किसके बारे में, मैंने बताया गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। नागभट्ट सेकंड जो वत्सराज का बेटा था उसके बारे में जानकारी है, तो नागभट्ट सेकंड की जानकारी क्या, कोई सामंत के बारे कि उसका कोई सामंत था युवक, उसकी पत्नी थी जाबाली, और जाबाली के बारे में लिखा है जाबाली युवक की तो पत्नी थी, और उसके पिता का नाम लिखा है जज्जुक की पुत्री थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसने वहां पे मूर्ति लगवाई थी, देवालय के अंदर एक मूर्ति का लगवाई थी। मूर्ति किसकी लगवाई ये अब जानकारियां नहीं मिल रही। अपने इतिहासकार ये कहते हैं कि वो विष्णु की मूर्ति थी, क्योंकि आसपास में जो बाकी मूर्तियां वो विष्णु की मिलती है। कई कहते हैं कि नहीं वहां पे परमेश्वर शब्द मिलता है, इसलिए ये जिनमें ईश्वर तो पीछे लगता है ज्यादातर शिव जी के माने जाते हैं। आप कभी किसी मंदिर के देखना, झारखंडेश्वर महादेव, रोजगारेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, समिधेश्वर महादेव, घटेश्वर, उंडेश्वर, सारे ये आपको जो स्वर मिलेंगे शिव जी के मंदिर मिलेंगे ज्यादातर आपको। तो कहा जाता है कि शिव की मूर्ति थी, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पाई, पर वो मूर्ति टूट गई। वो जिसकी भी थी, विष्णु या शिव की थी, वो मूर्ति अब नहीं। बाद में उस स्थान पर पार्वती माता की मूर्ति लगा दी गई, इसलिए हम इसको पार्वती मंदिर कहते हैं। तो ये पार्वती मंदिर, और ऐसा कहा जाता है ये मंदिर जो बनाने वाला था उसका नाम था दैया, जो पंचहरि का पुत्र था दैया, उसने ये मंदिर बनाया था। सूत्रधार, इसका मतलब आर्किटेक्ट, इसका जो वास्तुकार था वो दैया था। ये चीजें मिलती। तो बुचकला अभिलेख हमें सीधा सा दो तीन बातें, एक तो गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड की जानकारी देता है, यही पूछा जाएगा आपसे कहां से मिला, तो बिलाड़ा के पार्वती मंदिर से प्राप्त हुआ था, या वास्तुकार को पूछ ले तो दैया। बाकी चीजें तो पूछे जाने वाली लायक नहीं, ये याद रख लेंगे। और सामंत था उसका युवक, उसकी पत्नी थी जाबाली, जाबाली जो कि जज्जुक की पुत्री थी, उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो बुचकला अभिलेख याद रख लेना। सीधा मुझे याद एक बार पूछा हुआ कि गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा, तो बुचकला अभिलेख है, नागभट्ट सेकंड की जानकारी देता है। चलो एक और बच गया, हमने उसके बाद पढ़ा, पर आपको ज्यादातर कोई आता है सुनाने वाली थी कोई बातें नहीं। बिजोलिया अभिलेख शुरुआत में मैंने बताया कि पार्श्वनाथ मंदिर से मिला। जैनों के जो 23वें तीर्थंकर 23वें भगवान हुए थे, भगवान पार्श्वनाथ जी, उनका ये मंदिर है, वहां से अभिलेख प्राप्त होता है। दिगंबर जैनों का है, ज्यादातर हम जानते हैं दिगंबर श्वेतांबर जैनों की दो ब्रांचेज है। तो वो दिगंबर जैन हुए थे लोलाख, उन्होंने ये मंदिर और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, रेवती कुंड है, उन कुंड की याद में इस याद के अंदर ये यहाँ पे अभिलेख वगैरह लगवाया है। वही मंदिर का जो वास्तुकार है, मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, उसका नाम है महाणक लिखा हुआ है। उसका जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट जो था, सूत्रधार जो उसका था, वो महाणक नाम का आदमी था। अपनी तो बात है हिस्ट्री क्या कहती है, इसमें हिस्ट्री के बारे में क्या है, मैंने बताया एक तो कि सोमेश्वर चौहान की जानकारी देता है, मैंने शुरू में बताया 1170 का अभिलेख है, और सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वो उस समय राजा थे। तो सीधी सी बात है कि चौहानों की जानकारी देने वाला अभिलेख है, और चौहानों के ठेठ जहां से शुरू हो रहे हैं वहां से लेके सोमेश्वर तक आ जाता है। और ये कहते हैं भाई साहब शुरू जो हो रहे हैं चौहान, ये चौहानों की वंशावली लिखा हुआ उसमें। चौहान कहाँ के,
तो हम जब चौहानों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि चौहान सबसे पहले आए थे भाई सांबर, साकंबरी या सांबर जिसको कहते हैं, और वहां से शिफ्ट होते होते आगे अजमेर को राजधानी बना ली थी, तो अजमेर और सोमेश्वर तक, अजमेर तक आए हुए। तो सांबर और अजमेर के जो चौहान है उनकी जो वंशावली मिलती है, उनके जो राजाओं का कालक्रम मिलता है, वो सारा इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। एक बड़ी जोरदार चीज है। इस अभिलेख में चौहानों के बारे में लिखा हुआ है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। एक बड़ा कि अक्सर जब भी ये एक फैक्ट भी पढ़ा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जब पढ़ा जाता है तो ये कहा ही जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति। खूब अलग अलग खूब सारे फैक्ट दिए हुए। हालांकि फाइनली गौरीशंकर हीराचंद ओझा जब कंक्लूड करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो राजपूत थे वो प्राचीन वैदिक क्षत्रिय थे और उन प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के संतान ही रहे थे, तो वो कंक्लूड वैसे जरूर करते हैं। पर ये एक फैक्ट है, कोई पूछे कि चौहानों को ब्राह्मण कौन सा अभिलेख बताता है, तो बिजोलिया अभिलेख के अंदर उनको ब्राह्मण बताया। और कौन से ब्राह्मण बताया, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। इसके आधार पर बाद में अपने बहुत बड़े इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, नाम सुना हो तो आप, दशरथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मण बताया, किताब ही लिखी थी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी नाम की जो बुक लिखी थी, इस बुक के अंदर उन्होंने चौहानों को कहा था कि ब्राह्मण। और एक अपने सिक्कर में एक जगह का नाम सुना आपने, फतेहपुर नाम की जगह, और फतेहपुर के एक नवाब साहब हुए थे, न्यामत खां, न्यामत खां नाम करके नवाब हुए थे। आप न्यामत खां नाम से नहीं जानते हो, आप बहुत अच्छे से एक नाम से जानते हो, जान कवि। कुछ भी लिखने के बाद नीचे नाम लिख दिया करते थे जान, तो जान कवि नाम से पॉपुलर हो गए। कायम खानी नवाब थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी कायम रासो। इस कायम रासो के अंदर भी वो यही कहते। और ये तो और बड़ा जोरदार, ऐसा कहा जाता है कि जो गोगाजी महाराज आपने सुने होंगे, लोक देवता हुए गोगाजी महाराज, अपने ददरेवा के गोगाजी महाराज चौहान राजपूत। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पीढ़ी के अंदर एक कायम सिंह जी चौहान हुए थे और कायम सिंह जी चौहान ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। इस्लाम ग्रहण करने के बाद उनके जो वंशज हुए वो कायम खानी मुसलमान हो गए। उन कायम खानी मुसलमानों को अपने सिक्कर में एक जगह पड़ती है फतेहपुर, ये ठिकाना दिया हुआ था, ये कायम खानी मुसलमानों का ठिकाना था। और वहां के एक कोई नवाब साहब हुए जान कवि, और उन्होंने एक बुक लिखी कायम रासो। तो उसके अंदर लिखते हैं कि भाई अब हम कायम खानी मुसलमान हैं, इससे पहले हम चौहान राजपूत थे, और ऐसे पीछे जाते जाते वो कहते हैं कि वैसे हमारी उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है। तो वो इसके अंदर भी ये कहीं ब्राह्मण उत्पत्ति वाला बताया। तो बिजोलिया वाला अभिलेख, इस अभिलेख के आधार पर दशरथ शर्मा, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि दशरथ शर्मा ने कौन से अभिलेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण माना, तो बिजोलिया अभिलेख के आधार पर माना। और ये भी याद रखना, जान कवि की पुस्तक कुछ कायम रासो उनकी पुस्तक है, कायम खानी मुसलमानों वाला मैंने बताई दिया। कि पहले चौहान राजपूत थे, इसलिए वहां तक पीछे चले जाते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से भी। और कायम खानी समाज की तो कल्चर अभी तक भी पूरी तरीके से आपको राजपूतों के समान सी कल्चर मिल जाएगी कि दूल्हा जो है अभी तक केसरिया साफा बांध के जाएगा, और अभी तक ही वो मायरे भात वगैरह वाली वो परंपराएं मिल जाएगी एकदम। महिलाएं जो है वो राजपूत महिलाओं जैसे कपड़े पहने हुए मिलेगी। नाम ज्यादातर के नाम वैसे मिलेंगे आपको, भंगरू खां, रणजीत खां, ऐसे नाम मिल जाएंगे। तो कल्चर भी अभी तक वो साम्यता मिलती है। तो एक बंदा अपनी उत्पत्ति वहां से भी बताता है, तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही अपने को चंद्रावती वाला जो लेख है, उस चंद्रावती वाले लेख के अंदर भी कहा हुआ है कि चौहान ब्राह्मण। तो ऐसा चौहानों के बारे में ब्राह्मण बताने वाले कई अलग अलग सोर्स मिले हैं, पर बिजोलिया वाले के आधार पर दशरथ शर्मा ने कहा था। एक दो मैंने और बता दिए, कभी चौहानों के बारे में अलग से पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि इनके बारे में और किस किस ने क्या क्या बातें की। जब ब्राह्मण वाली बात है तो मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू और करूं। ऐसा गोहिलों के लिए भी कहा जाता है, गोहिलों के लिए कहा जाता है कि वो एक नागर ब्राह्मण की संतान है। राजौरगढ़ वाला अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी ब्राह्मण कहता है। और हरिश्चंद्र जो मंडोर का पहला प्रतिहार राजा बना था, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो ब्राह्मण था। इसलिए ब्राह्मण वाली थ्योरी खूब ही चलती थी। पर जब गौरीशंकर हीराचंद ओझा कंक्लूड करते हैं तो एक बहुत अच्छा सा इसका रीजन बताते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। यह था कि जितने भी राजपूत राजा हुए थे उनका कोई ना कोई पुरोहित हुआ करता था, पुरोहित हमेशा ब्राह्मण हुआ करते थे। इसलिए अक्सर राजा किसी भी अभिलेख में, किसी भी प्रशस्ति में, किसी भी पुस्तक में अपना जो पुरोहित हुआ करता था उसके गोत्र का वर्णन किया करते थे, और वो अपने को उसकी संतान बता के एक तरीके से ये बताना चाहते थे कि हमने उनसे अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो इसलिए जहां कहीं भी लिखा हुआ है कि वो नागर नामक ब्राह्मण की संतान है, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान है, या कहीं पर लिखा हुआ है कि वो वत्स नामक ब्राह्मण की संतान है, इसका मतलब ये समझा जाए कि इस नाम के जो बंदे थे या इस गोत्र के जो पुरोहित थे, गोत्र के नाम के इस गोत्र के जो पुरोहित थे वो उनके पुरोहित रहे होंगे, और वो राजा इसके माध्यम से उनको
अपनी मतलब अच्छी भावनाएं उनके लिए प्रकट करना चाहता है। और राजाओं ने पुरोहितों को खूब सम्मान भी दिया। राजपुरोहित के लिए राजा से भी ऊंची गद्दी हुआ करती थी, तो वो व्यवस्था भी वहां से जुड़ती है। और अभी भी ये अपने राजस्थान में तो ये कल्चर बड़े तौर पे देखने को मिलता है कि राजपूतों में जब शादी विवाह होते हैं तो जब दूल्हे दुल्हन से ब्राह्मण उनके गोत्र पूछता है, तो जो गोत्र सुनते हैं अक्सर कि हमने सुन लिया कि गोहिल, कछवाहा, राठौड़, चौहान, तोमर, ये गोत्र वहां पे नहीं बताए जाते। और वहां पर आज भी ये गोत्र बताए जाते हैं। वहां पे कोई कश्यप जो कि ब्राह्मणों का गोत्र है, गौतम, वहां पे वत्स, तो ये वाले गोत्र बताए जाते हैं। तो शायद आज भी वो परंपरा कहीं ना कहीं दबी छुपी सी चली आ रही है। अब वो शादी तक सीमित हो गई है, और पहले वाला कोई जो राजा था उसको अभिलेख के अंदर भी लिखवा देता था। इस थोड़ी सी बात कर लीजिए। अभिलेख और क्या कहता है? अभिलेख कहता है कि चौहानों का पहला राजा बताता है वासुदेव, और वो कहता है इस वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और जब सांबर में ये रहते थे तो सांबर झील इसी ने बनवाई। और वो कहता है कि इनकी राजधानी शुरुआत में नागौर थी। ये याद रखने वाली सी बात कि नागौर को इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई। अभिलेख आगे जब वत्सगोत्रीय ब्राह्मण होता था, फिर एक बात याद है, वो कहता है वसुदेव का बेटा था सामंत। और सामंत का जब वो जिक्र करता है, वंशावली भी वासुदेव के बाद वाले आगे रह जाऊंगे, तब वो कहता है कि सामंत वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। तो सामंत के नाम के साथ वही जोड़ देता है वत्सगोत्रीय ब्राह्मण वाली बात। और ये वासुदेव का जो टाइम पीरियड वगैरह बताता है तो वो 551 ईस्वी बताता है, 551 इसका टाइम बताता है एडी में, कि सांबर झील का उसने निर्माण करवाया। अब चूंकि वंशावली आगे तक मिलती है, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ थे विग्रहराज चतुर्थ, और जो विग्रहराज चतुर्थ थे उनके बारे में इसमें लिखा कि उन्होंने दिल्ली जीत ली थी। तो जब वंशावली के अंदर तो उपलब्धियां भी मिलेगी, तो उपलब्धियों में उन्होंने दिल्ली जीती थी, तो एक बड़ी और जोरदार से अजीब सी जानकारी। इस अभिलेख ये कहता है कि यहां से एक नदी बहती थी, कुटिला नाम की नदी बहती। और अभिलेख ये कहता है इस कुटिला नदी के आसपास में जैनों के तो मंदिर है, वो है खूब सारे शिव जी के मंदिर और बेसिकली मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ पर एक पास में जगह पड़ती है बिजोलिया के पास में मिनाल के अंदर शिव मंदिर। तो जो मिनाल वाले शिव मंदिर है उनकी जानकारी भी अभिलेख देता है कि यहाँ पे कुटिला नदी है, और कुटिला नदी के वो कहता है कि मेवाड़ का पूर्वी भाग धन धान्य से भरपूर है, नदी नाले बहते हैं, कुटिला नदी बहती है, उसके आसपास में शैव और जैनों के मंदिर बने हुए। तो शैव मंदिर जो वो बताता है वो मिनाल वाले शैव मंदिरों की जानकारी देता है। जैन मंदिर बाकी तो ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर से लगा हुआ। ये जो बिजोलिया वाला पत्थर है, इसके पास में एक पत्थर और है, और उस पत्थर में तो पूरा जैनों का एक पुराण है, उत्तम शिखर। उस पुराण का ही वर्णन दिया हुआ है, दिगंबरों का कोई पुराण लिखा है, उत्तम शिखर पुराण, उसकी जानकारी भी इस बिजोलिया वाले लेख से यहाँ पर मिलती है। ये कुटिला वाला नदी मैंने बताई। इसमें और लिखा हुआ है कि पहले राजा महाराजा भूमि अनुदान दिया करते थे, मतलब लैंड ग्रांट पे दी जाती थी, मंदिर को दे दी, गौशाला को दे दी, ब्राह्मणों को मंदिर दिया करते थे। तो मंदिर वो जो अनुदान दिए जाते थे, दान में दिए जाते थे, उनकी जानकारी हो। अब मैं बताऊं, उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी टर्म है। भूमि अनुदान की जो जमीन हुआ करती थी उसको अपने बोलते थे डोली। ये शब्द आज भी आप गांव में सुन लेते, मंदिरों के आसपास की जो जमीन होती है उसको डोली कहते हैं। भाई डोली की जमीन, कोई कब्जे वब्जे कर लेता है, लोग ऐसे रह रहे कि डोली की जमीन खा गए। तो भूमि अनुदान, मंदिरों को जो भूमि अनुदान दिए जाते थे उनकी जानकारी है सब याद है कि इनको डोली कहा जाता था इन शब्दों को। ऐसा कहा गया कि ये जो प्रशस्ति लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो लेख जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रचना है पद्य के अंदर रचना जो की गई है पोइट्री में, ये पोइट्री तो बनाने वाला आदमी है गुणभद्र नाम के आदमी ने पोइट्री बनाई। इसको लिखने वाला कागज पर किसी ने लिखी, उसने सुनाई होगी, किसी ने लिखी, उसका नाम है केशव। और केशव का पूरा नाम मिलता है, लिखता है कायस्थ केशव। तो बात और अच्छी सी लगती है कि कायस्थ नाम की जाति, हम पढ़ते हैं कि गुप्त काल में कायस्थ नाम की जाति है जो लिखा पढ़ी का काम किया करती थी, तो लिखी होगी इसने। पर इस बाटे पे खोदने का काम किसने किया, एनग्रेव किसने किया इसको? तो एनग्रेव करने वाला जो आदमी वो गोविंद। इसको कंपोज करने वाला तो गुणभद्र रहा होगा, कोई लिखने वाला इसको केशव रहा होगा, केशव कायस्थ रहा होगा, उस बाटे पे खोदने वाला कोई आदमी रहा होगा तो गोविंद रहा होगा। तो ये बातें और मिलती, कई चीजें और इसके अंदर, इस अभिलेख में कई जानकारियां और है। देखो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इस अभिलेख के अंदर एक ये जितने भी अपने राजस्थान के उस समय जो प्राचीन नगर थे उनके नाम मिलते हैं। इसको क्या 1170 का है, तो आप देखिए 1170 में हमारे वो जो शहर थे उनको क्या कहते थे। जैसे मैं लिखा हुआ कि आज जिसको अपने कहते हैं जालोर, तो इसके अंदर लिखा हुआ कि जालोर, उस समय जालोर नहीं था भाई, उस समय था जाबालीपुर। हम पढ़ते हैं ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण ये जालोर कहलाता था। कालांतर में जाल नामक वृक्षों की अधिकता के कारण ये जालोर हो गया। जाल जानते हो सारे, पिल्लू जो लगते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान का अंगूर, वही है लेते हैं अपने। तो फिर इसमें एक शब्द मिलता है नडुल कहा गया, नाडुल। इसमें एक शब्द मिलता है सकम्बरी, हम जानते हैं सकम्बरी माता सांभर। इसमें एक शब्द मिलता है ढिल्ली का या दिल्ली का, तो दिल्ली के पुराने नाम थे, दिल्ली का है दिल्ली का।
आप नोटिस कीजिए, जावालीपुर में बाद में चौहानों का राज्य था, नाडोल में चौहानों का राज्य था, सांबर में चौहानों का राज्य था, दिल्ली पर बाद में चौहानों ने कब्जा कर लिया। तो जहां जहां चौहानों की कब्जे रहे होंगे उनके क्षेत्रों के नाम, फिर आसपास के क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। जैसे मैंने अभी मैं बोल गया था बीच में, शायद भीनमाल को लिखा हुआ श्रीमाल, उल्टा कर दिया कि इधर भीनमाल लिखना था इनको ना, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि भीनमाल का जो प्राचीन नाम वो श्रीमाल है, थोड़ी गड़बड़ होगी कि जालोर का प्राचीन नाम जावालीपुर है, नाडोल का प्राचीन नाम नड्डुल है, सांभर का प्राचीन नाम सकंबरी है, दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का, भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल, ये वहां से एक से उल्टा हो गया बाद में। और मांडलगढ़, जो आपने मांडलगढ़ आपने नाम सुना हो तो, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, हम और पढ़ेंगे मांडलगढ़ के बारे में। सांगा की छतरी, बड़ा सा फैक्ट याद दिलाऊं तो सांगा की छतरी है मांडलगढ़ के अंदर। और महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में केवल 2 किले नहीं जीत पाए थे, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। तो वो जो मांडलगढ़ वाला जो किला है, तो मांडलगढ़ का नाम इसने कर दे रखा है मंडलकर। और मैं बताऊंगा कि मांडलगढ़ के लिए कहा जाता है कि मांडलगढ़ का किला वो मंडल आकृति में बना हुआ, सर्किल मंडल आकृति में बना हुआ, इसलिए इस मंडलकर बोलते थे इस जगह को। मंडलकर होते होते धीरे धीरे अपने मांडलगढ़ हो गया। आगे का अभिलेख और बताऊंगा, ऋषि श्रृंगी का जो अभिलेख है उसमें ये जानकारियां भी है। ऐसे बिजोलिया, जिस बिजोलिया की हम बात ही कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ विंध्यवल्ली, विंध्यवल्ली नाम दिया। उदयपुर में अपने एक जगह पड़ती है नागदा, गोहिलों की जो शुरुआत में राजधानी थी, बापा रावल राजधानी बनाता है, जो एकलिंग जी का मंदिर है जहां पे, उसका नाम दिया उसमें नागरिक। हम जानते हैं कि भीलवाड़ा में अपने जो पठारी भाग है, वो कहता है ये पठारी भाग है, और इसका नाम उसने दे रखा है उत्तमात्री। इस उत्तमात्री को आजकल अपने कहते हैं ऊपरमाल, कि ऊपरमाल का पठार जिसको हम कहते हैं। देखो हम राजस्थान जी के आप जब पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं कि राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया हुआ करता था। इसका मतलब ऊपरमाल तो एक इलाके का नाम है, और उसका जो सेंटर है, उसका जो हेडक्वार्टर था वो बिजोलिया रहा होगा। कि अशोक परमार को ये जागीर दी थी। अशोक परमार, गोपालदास परमार, ये कुछ परमार थे जो सांगा के साथ में खानवा युद्ध में लड़े हुए थे। अशोक परमार को जागीर दी गई। तो मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन भी था कि ये जो बिजोलिया वाला ठिकाना ये कौन से राजपूतों के पास था, तो परमारों के पास में था बाद में। तो ये भी याद रख लियो। नागौर जिसकी हम बात कर रहे थे, नागौर के नाम एक किसी पुराने वीडियो में मेरा बताया हुआ अहिछत्रपुर कहा जाता था, तो अहिछत्रपुर की जानकारी भी इसके अंदर है। बिजोलिया वाला अभिलेख एक बात और बताता है। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि सबसे छोटा ग्राम, ग्राम से ऊपर वो कहता है कि होता है पल्ली, पल्ली के ऊपर वो कहता होता है पुर, पुर के ऊपर वो कहता होता है पतन, और पतन के ऊपर वो कहता है देश। तो वैसे क्रोनोलॉजी और देता है भाई, सबसे छोटा क्या, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर ग्राम, पल्ली, पुर, पतन और देश। वो कहता है ग्राम में जब बड़ी कोई गांव हो जाता है उसको बोलते हैं प्रतिगण। वो कहता है गांव का जो मुखिया होगा तो वो कहता है इसको तो कहता है महतर। प्रतिगण का जो मुखिया होगा वो कहता है यह है परिग्राही। फिर इसमें से शब्द मिलते हैं सामंत, भुक्ति, अधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो इसमें एक तो ये विभाजन मिलता है अपने को कि ग्राम, पल्ली, पुर, पत्तन और देश, ये विभाजन मिलता है। महतर, परिग्राही, भुक्ति और सामंत। कुल मिलाकर बिजोलिया अभिलेख खूब सारी जानकारियां देने वाली। 4 अभिलेख हमने पढ़े, चारों में खूब सारी जानकारियां हैं। इनसे मतलब आप ये मान लो कि इन 4 अभिलेख के बारे में पढ़ने से आप 10-12 क्वेश्चन सरल कर लेते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखो तो आप देखोगे क्वेश्चन रत्तों बदल करके वही आता है, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप पढ़ोगे, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे। हालांकि आप लास्ट में मैं जो भी बोल रहा हूँ आप शायद ही सुनोगे, वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, पर फिर भी धन्यवाद।